हाय सबनीत जी। आवाज आ रही है सबनीत? तू आ गए वापस? गुड आफ्टरनून सर। कह रहे थे। निशु कहाँ गई? सबनीत कहाँ गई? अभी रुको, एक बार चेक कर लो महिमा और आरती के साथ। यस सर। नहीं तो आवाज आ रही है? सबनीत को नेटवर्क में कोई इशू है क्या? सर आ रही है बात। बट आपकी नहीं आ रही ना, तो कैसे पता चलेगा आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, पहले मैंने एक्चुअली पीसी से ज्वाइन किया था, वहाँ माइक का है ना इशू, तो अभी फोन से ज्वाइन किया। ओके। निशु का भाई है अभी? हाँ, वो 2:30 बजे आई है सर। हाफ डे देती है वो। हाँ, तो आप लोगों ने सीआरएम यूज करना स्टार्ट किया? तो हाँ जी। लिया सर हमने न्यू वाले पे स्टार्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है? प्रॉब्लम सर एक आ रही है, जैसे पहले वाले में थोड़ा पटियाला का सेपरेशन थी ना, इसमें नहीं है, तो वो थोड़ी दिक्कत आती है। है? तो उसमें ये था कि जैसे हमने पाइपलाइन भी डाली हुई थी ना, तो पटियाला पे क्लिक करते ही हमें अपना डाटा दिख जाता था, तो इसमें सारा मिक्स्ड है। नीड टू इस, सर्च आउट। इसमें सारा मिक्स नहीं है, इसमें अलग अलग फिल्टर बने हुए हैं। जो सबनीत आपकी लीड्स हैं वो आपको असाइन हो जाएंगी, जो निशु की हैं वो निशु को असाइन रहेंगी। इसमें सेंटर लोकेशन पटियाला भी है। मनीत, इसमें सेंटर लोकेशन है ना पटियाला की? जी सर, है इसकी सेंटर लोकेशन। उसके हिसाब से फिल्टर नहीं बना हुआ कि हाँ सेंटर जी। लोकेशन पटियाला। एक बार वो भी क्रिएट कर देना, समनीत के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगी। पटियाला लोकेशन की जितनी इंक्वायरीज हैं उसको एक ही फिल्टर में मिल जाएंगे। ठीक है सर। ये नोट डाउन कर लेना प्लीज। एक और चीज़ है सर, जैसे पहले वाले सीआरएम में हमने जो कोर्सेज स्टूडेंट्स के मेंशन किए हुए थे, यहाँ पे कुछ और मेंशन हुए हैं। इसमें स्टैंडर्ड कर दिया ना, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, डेटा साइंस एआई है, डेटा साइंस क्लाउड है, डेटा इंजीनियरिंग हो जाएगा। बाकी आपके वाले जो बेसिक कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर में जो आपने बोला था, निशु ने बोला था मुझे एडवांस कंप्यूटर के लिए बनाना है, तो मैंने इसके अंदर बनाया था डीआईसी है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वही एक्चुअली मिक्स आ रहे हैं मैक्सिमम, सबको अलॉटेड नए वाले पे डेटा साइंस शो हो रहा है, जबकि डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर्स वाले थे हमारे स्टूडेंट्स, पर यहाँ पे डेटा साइंस पे आ रहे हैं वो। ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो वहां से डेटा इंपोर्ट किया, मतलब एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट किया है। जो वो कोर्सेज वहां पे थे वही के वही सेम कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो वो फिर ऑटोमेटिकली कुछ मिक्स मैच सा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज सेम डेटा जो वहां से डाउनलोड हुआ था ना, वही एज इट इज इसके अंदर अपलोड हुआ है। आपके सर पास मैंने अभी चेक किए थे कुछ लोग, तो उनमें डिफरेंसेस दिख रहे थे, तो दैट्स व्हाई मैंने बताया।
भी शायद कंफ्यूजन होगा, मे भी शायद हो सकता है कि एक दो इंक्वायरीज के साथ हुआ भी होगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज जितनी एक्सेल एक्सेल जैसी एज इट इज डाउनलोड हुई थी वैसे यहाँ पे अपलोड हुई है। ओके, ऐसे आपको प्रोसेस क्लियर हो गया था कि इसको सीआरएम को यूज कैसे करना है? प्रोसेस क्लियर है। मनीत एक बार स्क्रीन शेयर करना। मनीत एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। लीड वाला ओपन, मतलब लीड क्रिएट करने वाला फॉर्म को ओपन करना। महिमा, इसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना लीड स्टेटस का और फॉलोअप्स का, दोनों दोनों रिजॉल्व कर दिया मैंने इसमें। हाँ लीड जी हाँ स्टेटस, जी सर, मैंने चेक कर लिया था वो चीज ना। तो लीड जी स्टेटस थैंक यू सर। अब लीड स्टेटस अब दोबारा दिखाना स्टार्ट हो गया। फॉलोअप में मेन बेसिकली फॉलोअप रिक्वायर्ड करते ही जैसे आप टिक करोगे तो उसके साथ साथ उसका डेट डालोगे। हाँ, इसमें ऑटोमेशन में थोड़ा सा प्रोसेस बनाने में टाइम जरूर लग रहा है, बट जो एग्जैक्ट प्रोसेस है अभी हम मैनुअली फॉलो कर रहे हैं उसको। मनीत एक बार लीड का क्रिएट लीड वाला फॉर्म खोल दो। सर क्रिएट लीड वाला ही तो है ये। यही क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली ये क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया अब थोड़ा सा। फर्स्ट सेक्शन जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें उसकी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, मोबाइल रहेगा, लीड स्टेटस रहेगा, उसकी सिटी कौन सी है, ईमेल आईडी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, लीड सोर्स क्या है। मीन बेसिकली लीड सोर्स को हमने मैंडेट कर दिया, क्योंकि बिकॉज मेरे को ये पता होना चाहिए कौन से लीड के कौन से सोर्स से ये लीड आई है। फोन हो गया, व्हाट्सएप टेम्पलेट से आपका कुछ लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि बिकॉज व्हाट्सएप टेम्पलेट में हमने वो इसलिए बनाया था कि कौन सा टेम्पलेट हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। इंडस्ट्री और लीड ऑनर में तो हमेशा विनीत ही रहेगा। इंडस्ट्री में ये है कि एग्जैक्टली वो कौन सी इंडस्ट्री में वर्किंग है। नीचे आ जाएंगे तो क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन है, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी बेसिक डिटेल, ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट है, या फिर वो है पोस्ट ग्रेजुएट है, या देन उसके बाद अगर वो क्वालिफिकेशन जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो वो उसकी डिग्री पूछेगा, कौन सी डिग्री है, कौन सी स्ट्रीम के अंदर उसके पास है, कौन से कॉलेज से पास है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, करंट स्टेटस उसका वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हाउसवाइफ है, विला घूम रहा है, क्या है क्या नहीं है, वो करंट स्टेटस में आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये वाली अगर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे आगे के लिए इसको ट्रैक करना। आगे फिर एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन वो है जो मेन बेसिकली प्रोफेशनल्स आते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एग्जैक्टली एक्सपीरियंस इन ईयर्स कितना है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, रोल क्या था, क्या प्रोफाइल था, क्या वो था। सो एग्जैक्टली वो सारी चीजें इसके अंदर फिल अप करनी है अपने को। फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन लेने का मतलब बेसिकली जब भी किसी लीड से बात होती है, कुछ होता है, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि फैमिली इनकम कितनी है, हम उसको कौन सा कोर्स पिच कर सकते हैं। एज एन सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए थोड़ा सा पिच करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा उससे। तो इसके अंदर फैमिली इंफॉर्मेशन के अंदर फादर का नाम, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि वो अल्टरनेट नंबर जरूर लेना, ताकि आपके लिए आगे जाके थोड़ा सा इजी हो जाएगा लीड को कन्वर्ट करने का। फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड का मतलब है कि एग्जैक्टली डिसीजन मेकर को ना वहीं से क्लियर हो जाएगा। डिसीजन मेकर अगर वो खुद है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगर वो उसके पापा है और फाइनेंशियल सपोर्ट की उसको रिक्वायरमेंट है तो यस और नो कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि उसके पापा को कॉल करना है या उसको कॉल करना है। अगर उसके पापा को कॉल करना है तो पापा को भी कॉल करेंगे ना, क्यों उसको बार बार तंग करेंगे, बार बार वो करेंगे, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि वो भी इरिटेट होकर फोन उठाना बंद कर देगा। हमारा जो मेन सेक्शन है वो ये है काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन। अब वो काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है कि एग्जैक्टली लास्ट एक्शन बाय, मतलब जो लीड किसकी भी है बट लास्ट एक्शन किसने लिया था, लीड असाइन किसको है। अब यहाँ पे एक ऑटोमेशन इसके अंदर बनेगा, जैसे फॉलोअप रिक्वायर्ड है, मतलब किसी भी लीड से बात हो गई तो फॉलोअप 100% रिक्वायर्ड होगा ही होगा। जैसे ही आप लीड का स्टेटस या फिर काउंसलिंग
स्टेज चेंज करोगे ना तो फॉलोअप रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। ये ऑटोमेशन है किसके अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। अभी तक क्या है कि फॉलोअप रिक्वायर्ड को आपको टिक करना पड़ेगा और फॉलोअप डेट डालनी पड़ेगी। एक आधे दिन में आपको ये मिलेगा, जैसे ही आपने काउंसलिंग स्टेज अपडेट करोगे फॉलोअप रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा और फॉलोअप डेट आपसे मांगेगा कि आपने कौन सी डेट पे कॉल करनी है इसको। शेड्यूल कॉल में दिखाना क्या क्या चीजें हैं मनीत। अच्छा ये वो है मेन बेसिकली, हाँ जो जिसका मुझे मेन बेसिकली आपसे हेल्प लेना था। विल डिस्कस अबाउट दिस। डेमो इन्फॉर्मेशन में है, जब वो डेमो तक बात पहुंच गई है तो डेमो रिक्वायर्ड है तो यस करोगे उसको। डेमो स्टेटस जैसे ही मतलब जैसे ही डेमो रिक्वायर्ड यस होगा तो डेमो स्टेटस ऑलरेडी प्लान्ड हो जाएगा। तो फिर डेमो की डेट उसकी वो हो जाएगी कि एग्जैक्टली आपको कौन सी डेट पे कौन से टाइम पे उसको डेमो कराना है। जब डेमो डन हो जाएगा तो डेमो का फीडबैक मतलब मेन बेसिकली डेमो हो जाएगा तो उसका डेमो का फीडबैक इसके अंदर अपडेट होगा। स्क्रॉल डाउन। मनीत इसमें से एक डेट ऑफ बर्थ वाला वो गायब है। आपका डेट, ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। हाँ डेट ऑफ बर्थ वाला उसके अंदर से गायब है तो डेट ऑफ बर्थ वाला उसके अंदर को वो चाहिए होगा फील्ड। ठीक है सर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का इस फॉर्म को लेके, इस चीज को लेके कोई भी प्रोसेस में क्लैरिटी चाहिए तो भी पूछ सकते हो। नीत, निशु, रीना, महिमा। नहीं सर, क्लियर है सब। कोई भी अगर कोई फील्ड जैसे लेट सपोज कोई भी अगर फील्ड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है इट्स ओके विद अस, बट ट्राई टू कैच कि हाँ जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी जल्दी हम उसको कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करेगा हमें। जैसे हमने ये नया सीआरएम इम्प्लीमेंट किया है तो एग्जैक्टली लीड्स पे जाना। मनी टोटल लीड्स कितनी है। ऑल। टोटल लीड्स है इसमें 4164। व्हाट वी वांट टू डू इज जैसे ही हमारा सीआरएम चेंज हुआ है ना तो बाकी की सारी लीड्स के साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। हमें यही नहीं पता किसको कॉल करना था किसको नहीं करना था, कौन कौन हमारा वो था एग्जैक्टली किससे बात हो सकती है, कौन सा कन्वर्ट हो सकता है, वो पुराने सीआरएम में जाके देखना पड़ेगा फिर उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो विल डू वन थिंग, जैसे हम पांच पांच लोग हैं, महिमा, रीना, सवनीत, निशु और आरती, हम पांच लोग हैं तो अगर हम 500 कॉल भी अगर एक दिन में करते हैं तो मैक्सिमम 8 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो सकता है। तो एटलीस्ट इससे क्या होगा कि एक बार इंक्वायरी को टच हो जाएगा, लीड को एक बार टच हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा जो नॉट इंटरेस्टेड है वो नॉट इंटरेस्टेड में चलेगी, जो इंटरेस्टेड में या फिर जिसको फ्यूचर में कनेक्ट करना है या फिर उसको डेमो कराना है या कुछ और करना है। तो एटलीस्ट हमारा ये हो जाएगा कि हमने दोबारा से एक बार पूरी की पूरी लीड्स को टच कर लिया। तो आर यू अग्री विद मी, हमें उसको करना चाहिए। Yes, sir. विल डू वन थिंग, इसको इस तरीके से करते हैं। I'll find out कि एग्जैक्टली किसके पास कितनी लीड्स हैं। एक बार मनीत ये दिखाना सवनीत की कितनी लीड्स हैं टोटल। नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा ऑल लीड्स की जगह पे। एट 74। रीना की देखना। ग्यारह सौ अठहत्तर। महिमा। बारह सौ अठानवे। बाकी आरती और निशु, निशु की देखना एक बार।
808 और आरती के पास तो ज्यादा असाइन होंगी नहीं, देखना। आरती के पास सर समथिंग 3,000 कुछ थी, क्योंकि चित्कारा का सारा डेटा आया था उसके पास ना। चित्कारा का उसके पास थोड़ा ना जाएगा, आई डोंट नो, उसके पास आया था 0 है। क्योंकि वो मेरे सामने कल कॉल्स कर रही थी चित्कारा के उस पे, तो उसने 70-80 नंबर्स पे कॉल किया था, जिसमें से वो 70-80 नंबर्स ही नॉट इंटरेस्टेड थे। आज का तो नहीं पता, बट हाँ कल उसके पास 3,000 लीड्स कुछ थी ऐसा चित्कारा हो की। ऐसा नहीं हो सकता महिमा। जब मैंने इसका वो किया था ना, चित्कारा वाला डेटा अपलोड किया था, उसके अंदर असाइन टू तो कोई भी सिलेक्ट ही नहीं हुआ था। सर कल तक शो कर रहा था उसमें, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी नहीं कर रहा तो होगा, बट कल तक कर रहा था। इनमें से कुछ लीड्स जो है वो आरती को असाइन कर देंगे। आपके पास 1400 के आसपास है, तो 500 हाँ। 600 उसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो हमें क्या करना है कि हमें अप्रोक्सीमेटली 70 से 100 कॉल की अगर हम टारगेट लेके चलेंगे, तो मैक्सिमम को 7-8 दिन के अंदर अंदर या फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरी लीड्स को एक बार टच हो जाएगा। जो इंटरेस्टेड होगा निकल आएगा, जो नहीं होगा इंटरेस्टेड ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक कॉल फॉलो अप करने का, कॉल शेड्यूलिंग करने का और वो सारी चीजें ऑलरेडी एक्टिविटी एक बार प्लान हो जाएगी। ये इसी वजह से इसके अंदर और डेटा अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज अगर ये पुराने वाला डेटा एक बार टच नहीं हुआ तो दोबारा नए डेटा के ऊपर करने का बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो एक बार ये वाला फिनिश हो जाए, उसके बाद हम नया डेटा जो हमारे पास पड़ा होगा वो सारा डेटा इसके अंदर अपलोड कर देते हैं। इसके अंदर कुछ ऑटोमेशन की प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही आप लीड का काउंसलिंग स्टेज अपडेट करोगे तो एक मैसेज और एक मेल उसके बाद चला जाएगा, या फिर आप डेमो शेड्यूल होगा तो डेमो शेड्यूल के रिगार्डिंग उसका एक मैसेज चला जाएगा। तो ऑटोमेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सो दैट कि वो आपको इन फ्यूचर आउट करे हर एक्टिविटी पे। आपको मतलब बेसिकली आप कस्टमर के साथ आपका कांटेक्ट बनेगा। तो विल डू वन थिंग, एक क्लास इसका जो कॉल शेड्यूलिंग वाला है ये आपको यहीं के यहीं आपको फिल्टर मिल जाएगा कि टुडेज कॉल्ड महिमा की टुडेज कॉल कितनी है, या फिर सवनीत की कितनी है, या निशु की कितनी है, या फिर रीना की कितनी है। तो ऑटोमेटिकली आप यहीं पे उसको सर्च आउट करके देख सकते हो आज की कॉल्स कितनी है मुझे जो कॉल करनी है। तो वहीं के वहीं अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप फॉलो अप डेट को चेंज करोगे तो वो उस वाले फिल्टर से हट जाएगा। ट्राई टू डू दिस ऑल्सो कि एग्जैक्टली कल आपको एक एक डैशबोर्ड मिल जाए इसमें। उससे ये हो जाएगा कि आप अपने आप को ट्रैक कर पाओगे आज मैंने पूरे दिन में क्या काम किया, आज मैंने टोटल कॉल्स कितनी करी हैं, कितने फॉलोअप्स मेरे डन हो गए हैं, कितने मेरे डेमो शेड्यूल हो गए, कितने मेरे डेमो डन हो गए। तो वो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली विल फिगर आउट कि आज ही आज में ये आपका डैशबोर्ड प्रिपेयर हो जाए, सो दैट कि कल से आपको ये आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट आपके सामने आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। Will it be beneficial for you? Yes, sir. यस सर। पूरे डेली रूटीन में आपके पास रिपोर्ट आ जाया करेगी आज मैंने टोटल कितनी कॉल्स कंप्लीट कर ली हैं, कितने मैंने फॉलो अप ले लिए हैं, कितने मेरे एडमिशन हो गए हैं, या फिर मेरी कितनी कलेक्शन आ गई। तो उसकी भी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। मेरे को आप लोगों से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, रोज के 2 एटलीस्ट डेमो। क्या मिल सकते हैं? सारे गायब। मिल सकते हैं सर। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं क्लियरली, क्या कहा आपने? मेरे को 2 डेमो चाहिए रोज के। जी सर। कोशिश कर सकते हैं सर। मेरे को सिर्फ 2 डेमो चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 2 डेमो करा लोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे को पता है मेरी टीम इतनी है कि उसको कन्वर्ट कर सकती है। जी सर। मेरा फोकस है 2 डेमो रोज का। एग्जैक्टली हम रोज शाम को बैठ के एक बार डिस्कस कर लेंगे 2 डेमो हुए कि नहीं हुए। मेरे को रोज के रोज अपडेट चाहिए। अगर नहीं हुआ तो रीजन चाहिए, रीजन दोगे कि एग्जैक्टली क्यों नहीं हो पा रहा, सो दैट कि वी कैन मॉडिफाई आवर प्रोसेस। हम किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
विल ट्राई टू फिगर आउट। आपके लिए व्हाट्सएप मैसेजेस सभी के पास शूट कराने स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दैट कि उसमें से भी आप लोगों को अपने उसमें बेसिकली लीड्स में रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाए। तू कहाँ गायब हो? आपकी तो आवाज ही नहीं आई। निशु है? सर हाँ जी, कहाँ गायब हो? यहीं पे हूँ। आवाज क्यों नहीं आ रही? इसमें मुझे रोज 2 डेमो चाहिए, मिल जाएंगे? कोशिश रहेगी सर। ओके, सबनीत 2 डेमो। श्योर ओके। नहीं कोई हाँ जी, डेमो, क्या कह रहे हो? नहीं कोई मिला तो मैं तो 2 बार ले लूंगी डेमो। दैट्स अ स्पिरिट, गुड आइडिया। 2 डेमो चाहिए, एनी हाउ चाहिए। रीना, जी सर। 2 डेमो कल जी के। सर। महिमा जी, जी सर, बिल्कुल मिल जाएंगे। डन है जी। बाकी अगर सीआरएम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आता है तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देना, सो दैट कि क्योंकि बिकॉज ये अभी अंडर प्रोसेस है, थोड़ा सा ऑटोमेशन का प्रोसेस चल रहा है, मे बी कुछ लीड्स इधर, कुछ फील्ड्स इधर उधर हो जा रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा सो दैट कि मैं उसको स्मूथली प्रोसेस कर सकूं। सर एक चीज है, अब हमने जो क्रिएट करनी है वो नए वाले पे ही करें, पुराने को छोड़ दें बिल्कुल? ना बिल्कुल छोड़ दो, अब सब कुछ नए वाले पे क्रिएट करोगे तभी आपको सारी चीजें प्रॉपरली अपडेटेड मिल पाएंगी। ठीक है सर। इसको यूजर बेस्ड, इसका मेन बेसिकली डैशबोर्ड बन ही तभी पाएगा जैसे समनीत का, आपका जितना लीड्स है, आपके पास कितनी टोटल लीड्स पड़ी हैं, उसमें से कितनी आपकी वार्म है, कितनी कोल्ड चल रही है, कितनी आपकी ऑन वर्किंग में है, सारी चीजें आपको आपके अपने डैशबोर्ड में दिखा देगा। मतलब किस किस की लीड को टच करने का बेनिफिट है, किसको छोड़ देने का बेनिफिट है। राइट। समनीत एक बार ना वो खोलना कैनवा, कैनवा में एक प्रेजेंटेशन बनाई थी एक काउंसलिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। जी सर, खोल लो। सर ये वाला जी, इसको प्रेजेंट कर दो। सेकंड स्लाइड। इसमें मैंने बेसिकली ये वाला क्यूआर कोड एक बार स्कैन करके देखना किस वाले फॉर्म पे लेके जा रहा है। मैं एक बार स्कैन करना है इसको। सर लीड फॉर्म पर लेके जा रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि एग्जैक्टली जब हम किसी भी लीड के साथ कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, हाँ पहले मैं आई फॉरगॉट दिस स्टेप। जब हम किसी भी लीड के साथ फॉलोअप्स ले रहे हैं ना, विल ट्राई टू डू दिस कि एक चीज इसके अंदर और ऐड ऑन करते हैं, वीसी करने का। किसी भी स्टूडेंट से बात चल रही है, कुछ भी हो रहा है, डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया, आपने फोन पे सारी चीजें समझा दी उसको,
जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं ना, तब तक उसको मतलब मेन बेसिकली उसके माइंड में वो इमेज नहीं बनेगी। वी वांट टू ट्राई वी ट्राई टू डू दिस थिंग कि एग्जैक्टली उसके माइंड में वो इमेज सेट हो जाए कि हाँ मुझे ये चीजें दे रहे हैं। आप वर्बली बहुत कुछ बोलते हो, वर्बली मोस्ट ऑफ द सारी चीजें आप उसको एक्सप्लेन भी कर देते हो, बट कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो मेन बेसिकली हमारे से मिस हो जाती हैं कि मैंने उसको ये चीज बतानी थी, ये चीज मिस हो गई, ये चीज बतानी थी, ये चीज मिस हो गई। तो व्हाट वी वांट टू डू इज, हम अगर उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए क्लैरिटी रहेगी कि आपने सब कुछ बता दिया। स्लाइड बाय स्लाइड अगर आप इसको लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस स्लाइड का मेन रीजन ये है कि एग्जैक्टली मैं उससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं जो मेरे को रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड दे दिया, मैं उसको बोलूंगा यहीं कहीं स्कैन कर ले और अपनी स्क्रीन शेयर कर दे मेरे साथ। जैसे ही उसने स्क्रीन शेयर करी या फिर आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप ही लीड फॉर्म को स्कैन करो, यहीं पे ओपन कर दो, उसके साथ स्क्रीन शेयर उससे पूछते जाओ कि कौन कौन सी फील्ड, मतलब एग्जैक्टली ये क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी। जैसे जैसे वो बताता जाएगा आप फिलअप करते जाओगे या फिर उससे फिलअप करा लो। वो फिलअप कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास सीआरएम में वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपको चाहिए। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन चल रही है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, क्या मेन बेसिकली मेरे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। करंट स्टेटस चाहिए, अभी जॉब सीकर है, जॉब कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या एग्जैक्टली उसका इस टाइम पे करंट स्टेटस चल रहा है। करियर गोल क्या है, आगे जाके क्या करना चाहता है, किस पर्टिकुलर करियर ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहा है वो। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन मुझे मेन बेसिकली इस लीड फॉर्म में चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। पहले रह गई है डेटा। अंडरस्टैंडिंग द डेटा, क्योंकि बिकॉज जब भी आप किसी के साथ पर्टिकुलरली डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस या फिर डेटा साइंस एआई या फिर आप डेटा साइंस ऑन क्लाउड उसको समझाने बैठ रहे हो, सबसे पहले उसको यही समझाते हैं एग्जैक्टली डेटा होता क्या। कैन एनीबॉडी आंसर मी कि एग्जैक्टली डेटा क्या होता है। फाइलॉग्स इतना टाइम लगता है क्या? इंफॉर्मेशन। नहीं, इंफॉर्मेशन डेटा में से निकलती है। डेटा क्या होता है? सर रॉ फैक्ट्स कह सकते हैं, कह सकते हैं। जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज द एसेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। सर डेटा क्या होता है? इमेज वीडियो ये सब वो डेटा वो डेटा की टाइप्स है। में डेटा क्या होता है? भाई 15 मिनट मांगे थे, वो तो दे दो एटलीस्ट। क्या ज्यादा हो गया टाइम? नहीं था, आप बताओ डेटा क्या होता है? सर डेटा आई थिंक कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट करते हैं एक पर्सन के बारे में, वेदर इट इज इन फिगर्स और इन वर्ड्स, सो a collection of that becomes a data. कैन से मतलब 20 to 30% इज ओके, बट सामने सामने आप अगर आप पढ़ोगे ना, स्लाइड के ऊपर ही लिखा हुआ है डेटा इज नथिंग, इट्स जस्ट वेरियस एक्टिविटीज रिकॉर्डेड बाय सिस्टम्स। कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल, मतलब लेट्स सपोज यूट्यूब पे ही जा रहा है, कौन सी वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है, वो एग्जैक्टली वो डेटा बन रहा है। अब उस डेटा में से इंफॉर्मेशन वो निकालूंगा जो मैं वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उस डेटा में से निकल सकती है। It's generated from our daily actions such as app usage, transactions हो सकती हैं, सर्चेज हो सकती है, मैं गूगल पे क्या सर्च कर रहा हूँ, क्या वो कर रहा हूँ, किस तरीके से, मतलब क्या एग्जैक्टली मैं सर्च, मतलब इंटरेस्ट किस में है मेरा, फॉर्मिंग अ बेसिस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैं
पुल आउट कर सकता हूं जो आगे जाके मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेट्स सपोज मैंने YouTube के डेटा, मतलब YouTube के आपका एक्सेस का डेटा निकाल लिया कि आपने कौन कौन सी वीडियोस देखी हैं। उस वीडियो को, जो भी आपने वीडियो ओपन करी है, उसका मेन बेसिकली डेमोग्राफिक क्या है, इंटरेस्ट क्या बनता है, कितना टाइम आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, कितनी देर आपने उस वीडियो को देखा है, पूरी वीडियो देखी है नहीं देखी है, 30% देखी है, 40% देखी है, 70% देखी है। तो एग्जैक्टली उससे क्या होगा कि आगे की मतलब आगे के एक्शंस मेरे प्लान किए जा सकते हैं। तो डेटा इज नथिंग, इट्स जस्ट अ वेरियस एक्टिविटीज जो हमारे सिस्टम के बारे, मतलब सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड होती हैं। जैसे आप अमेज़न पे जाते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट देखते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट देखते हो, आपको मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन क्लोथ्स हो सकता है, यूटेंसिल्स हो सकता है, घर के सामान का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो उससे आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है कि एग्जैक्टली आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट स्लाइड वही है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो है जो मेन बेसिकली डेटा के थ्रू निकाली जाती है। उस डेटा में से जो भी इंफॉर्मेशन पुल आउट करूंगा वो आगे जाके मैं किस प्रोसेस के अंदर यूज कर रहा हूँ, कहां पे यूज कर रहा हूं, सो दैट कि वी कैन टेक द डिसीजंस। Information transform raw data into meaningful insights. It allows us to make informed decisions. क्योंकि बिकॉज मेरे को आपको कौन सा प्रोडक्ट पिच करना है, अगर मुझे आपका इंटरेस्ट पता होगा तो मेरे लिए पिच करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, राइट? Right. मिली डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? So I'm guessing information is facts we can use that we have taken out of data after analyzing raw data. I mean basically information, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो डेटा में से निकलती है, Meaningful. ताकि हम अपना डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ले सकें। Shavneet, is it okay? मैं सबको अनम्यूट ही करा के छोड़ दूँ। क्लियर हुआ डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस? जी सर। ये आप लोगों को आपकी काउंसलिंग में हेल्प आउट करने वाला है यार। आप लोगों को इसी वजह से बता रहा हूँ, सो दैट कि आप उनको डेटा एनालिसिस प्रॉपरली समझा तो पाओ। हमें ट्रेनर की जरूरत नहीं है डेमो देने के लिए, हम खुद ही काफी हैं। हम खुद ही मतलब मेन बेसिकली इतना डिटेल में बता सकते हैं कि हमें किसी ट्रेनर की जरूरत तब पड़े जब वो इंडस्ट्री इनसाइट्स के बारे में बात करना स्टार्ट हो। नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरा ये फ्लो था कि एग्जैक्टली हम जो काउंसलिंग लेते हैं उसका फ्लो ये होना चाहिए, पहले डेटा बताओ, फिर इंफॉर्मेशन बताओ, फिर टाइप्स ऑफ डेटा बताओ। एग्जैक्टली टाइप्स क्या हो सकती हैं डेटा की, उसी से पूछ लो ना, क्वेश्चन पुट अप करो कि एग्जैक्टली कौन कौन सी टाइप का डेटा हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ दो ही बता पाएगा, टेक्स्ट या न्यूमेरिक। आगे वो सोच भी नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स किसी भी इंक्वायरी से वगैरह बात करके देखोगे ना, वो आपको सिर्फ दो ही डेटा का टाइप बता पाएगा, टेक्स्ट न्यूमेरिक। वो भी बहुत कम रेयर केसेस में होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, वो सबसे पहले ये सोचने लग जाते हैं डेटा का टाइप भी होता है कुछ। डेटा के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट है, नंबर्स है, इमेजेस कैन बी अ डेटा, वॉइस इज ऑल्सो अ डेटा, ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो अ डेटा, सिग्नल्स आर ऑल्सो अ डेटा। अब उस डेटा को कहाँ यूज करना है, मेरे बिजनेस का क्या प्रोसेस है, कहाँ पे यूटिलाइज होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मेरे बिजनेस डोमेन। आप लोगों में से कोई ये बता सकते हैं इमेजेस कैसे सेव होती हैं सिस्टम में? मतलब डेटा में हम अपनी इमेजेस कैसे रखते हैं? सिस्टम में सेव कैसे, कंप्यूटर उसको कैसे सेव करता है? सर बिटमैप करके कुछ होता है ना?
एग्जैक्टली इमेजेस को भी नंबर्स के अंदर डिवाइड करते हैं और नंबर्स के फॉर्मेट में जाके वो सेव होता है, क्योंकि बिकॉज हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को, हमारे लैपटॉप्स को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी। दैट इज बिट्स, बाइनरी। तो जब भी इमेज जिसको अंदर सेव करने के लिए दोगे तब भी वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर सेव करेगा। वॉइस दोगे तो भी वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। मतलब बाइनरी नंबर्स क्या है? नंबर्स हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में, और नंबर्स को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नंबर्स को समझ, नंबर्स की जो लैंग्वेज है वो स्टैटिस्टिक्स ही समझ पाती है, और स्टैट्स ही आपको ये बता पाती है कि एग्जैक्टली ये नंबर्स क्या बोलना चाहते हैं। इसी वजह से डेटा एनालिटिक्स जो है मेन बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज द मेजर पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि बिकॉज डेटा जो नंबर्स में है, एनालिटिक्स जब आप करोगे, स्टैट्स यूज करोगे और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालोगे, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। तो एग्जैक्टली आपके पास जितने भी डेटा है ना, वो सारा का सारा पहले नंबर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जाके सिस्टम में सेव होता है। इमेजेस जो है, फेस रिकॉग्निशन का जो मॉडल आता है ना, जो मेन बेसिकली आप फोन्स के अंदर आप फोन फेस लॉक लगाते हो, वो फेस लॉक जो है कैसे रीड करता है आपके फेस को और उस पर्टिकुलर इमेज को, कैसे कंपैरिजन किस तरीके से करता है, वो सेम टू सेम उसी डेटा के अंदर कन्वर्ट होता है 0-1 के फॉर्मेट के अंदर, उसी को एग्जैक्टली मैच करके देखता है, जहां वो मैच हो जाता है तो उस हिसाब से वो आपका फोन ओपन करके दे देता है। वॉइस कमांड है, वो भी मेन बेसिकली आपकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी को नोट करते हुए उसको यूज करता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है। तो आपको एनालाइज करने के लिए कुछ भी डेटा मिल सकता है, आपको टेक्स्ट भी मिल सकते हैं, आपको नंबर भी मिल सकते हैं, आपको इमेजेस भी मिल सकती हैं, वॉइस भी मिल सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। ये तो मैंने बहुत ही कम टाइप्स ऑफ डेटा इसके अंदर यूज किया, बट ये है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए इट्स मोर देन एनफ। रीना, Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड मनीत। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? अब बताओगे उसको डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। पहले उसको डेटा बताया, फिर इंफॉर्मेशन बताई, फिर टाइप्स ऑफ डेटा बताया, फिर उसके बाद बताओ उसको डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। Data analytics is converting data into information, finding patterns, trend। हाँ जी, पूछिए। महिमा, हैंड रेज किया आपने। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? तो एनालिटिक्स इज कॉल्ड, मतलब मेन बेसिकली डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, पैटर्न फाइंड आउट करना, ट्रेंड निकालना कि एग्जैक्टली क्या ट्रेंड चल रहा है। इससे क्या एग्जांपल क्या मिलती है? मेन बेसिकली जैसे मेरा लेट सपोज मुझे किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम है कि सेल ड्रॉप हो रही है, अब वो क्यों हो रही है, कहां से पता चलेगा? डेटा से। डेटा के थ्रू ही पता चलेगा, डेटा को एनालाइज करके। कि कौन सा प्रोडक्ट है मेरा, मेन बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट मेरा अच्छा परफॉर्मिंग था, वो आज उसकी सेल अगर डिप हो रही है तो इस वजह से मेरी सेल्स ड्रॉप हो रही है, और उस प्रोडक्ट का सेल डिप होने के रीजंस फाइंड आउट करके देन उसके बाद हम बिजनेस को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाई सेल्स ड्रॉपिंग आउट, ये फाइंड आउट करना, ये डेटा में से डेटा को एनालाइज करने के बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद है वाई प्रोडक्ट क्या मनी, इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे। प्रोडक्ट इन परफॉर्म्स बेटर, कौन सा मेरा प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कौन सा मेरा प्रोडक्ट है जो मेन बेसिकली बहुत ही कम परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो ये भी डेटा एनालिटिक्स से ही पता चलेगा, नंबर से ही पता चलेगा एग्जैक्टली इसके कितने प्रोडक्ट, इतने नंबर्स बिक गए और इसके इतने नंबर बिके हैं। तो एग्जैक्टली क्या है, सबसे पहले डेटा बताया, फिर इंफॉर्मेशन बताया, फिर टाइप्स ऑफ डेटा बताया, फिर डेटा एनालिटिक्स बताया।
अब ये बताना है कि डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कंपनीज में, कंपनी क्यों हायर करती है डेटा एनालिस्ट को, एग्जैक्टली की ड्राइवर्स फॉर डिमांड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि बिकॉज डायरेक्टली अगर मैं बात करूंगा, हाँ जी रीना बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए मेन बेसिकली कंपनीज हायर करती हैं एनालिस्ट को, सो दैट कि डेटा में से वो इन्फॉर्मेशन और पैटर्न और वो सारी चीजें निकाल के देते हैं, सो दैट कि वी कैन इंप्लीमेंट द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द डेटा। बिजनेस की ग्रोथ के लिए उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डेटा एनालिस्ट को हायर करते हैं। हाई डिमांड एंड अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं? एनी एग्जांपल रीडा? रीना कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जहाँ पे हमारे डेटा एनालिस्ट प्लेस होते हैं? सर आप डोमेन बताते हैं ना, जैसे आईटी, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग, हेल्थ केयर। यही सारी इंडस्ट्रीज है। मेन बेसिकली डोमेन्स की बात हो रही है कि एग्जैक्टली कौन कौन से डोमेन में इसकी ओपनिंग निकलती है, कहाँ कहाँ पे वो प्लेस हो सकता है। जी सर। अक्रॉस ऑल द डोमेन्स इसकी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे रिटेल सेक्टर है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, क्रेडिट कार्ड है। बैंकिंग के अंदर ही 50 तरह के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड निकल के आते हैं। बैंकिंग में रिटेल भी निकल के आता है, बैंकिंग में कॉर्पोरेट निकल के आता है, बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड निकल के आते हैं, बैंकिंग में फाइनेंस निकल के आता है, बैंकिंग में बहुत कुछ निकल जाता है। ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर है, एविएशन है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्टर के अंदर डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। जिसको भी ग्रो करना है उसको डेटा एनालिस्ट की टीम बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं पूरे के पूरे डेटा को एनालाइज कर सकूं, पूरा डैशबोर्ड प्रिपेयर करूं, उस डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग फिर आगे मैं डिसीजन फॉर्म करूं और मैं आगे टीम के साथ शेयर करूं। राइट? जी सर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक इंडस्ट्री को आज के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की जरूरत है। ऐसे छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, इवन एक चाय बनाने, एक समोसा बनाने वाले को भी डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सोच सकते हो कैसे? हाँ बिल्कुल, कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाए या फिर अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज कैसे दे, तो वो हर एक किसी को चाहिए। एग्जैक्टली वो क्या करेगा, वो बंदा स्पेशली हायर नहीं करेगा डेटा एनालिटिक्स को, बट वो अपने लिए बहुत बहुत अच्छे लेवल पे, इवन फ्यूचर प्रोडिक्शन को बहुत अच्छे लेवल पे यूज करता है। एग्जैक्टली जब हम बात करें, जैसे जैसे मुझे ये पता चल जाए कल बारिश आने वाली है, तो ऑटोमेटिकली समोसे की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट मटेरियल ज्यादा से पहले से ज्यादा प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, सो दैट कि आई कैन मीट अप द रिक्वायरमेंट्स। तो एक छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस डेटा एनालिटिक्स को हर जगह पे यूज करता है। बाकी का एक डेमो मैं कुशल सर के साथ भी रख दूंगा आपको, पूरा एंड इन डिटेल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स के साथ आपको बता देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन है आप लोगों से ही है, बिफोर टेक्निकल टूल्स, मतलब जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो टेक्निकल टूल्स से भी पहले हमारा एक इंटरव्यू राउंड हो जाता है। तो बिफोर टेक्निकल टूल्स व्हाट आर द स्किल सेट रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब? आई थिंक इस पे मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो शेयर भी करा था सब लोगों के साथ। हाँ, आप आगे करके सबको दिखा दो। बहुत बढ़िया है, थैंक यू मनीत। अब क्या होगा पीछे जाने से? अब क्या होगा पीछे जाने से भाई, आ जा आगे। बिफोर टेक्निकल टूल्स, एक्सेल आता है नहीं आता, पावर बीआई आता है नहीं आता, पाइथन आता है नहीं आता, बट उससे पहले सबसे पहले मैं अपने बंदे, मतलब किसी भी बंदे को अगर मैं अपनी टीम में लूंगा तो सबसे पहले मैं क्या चेकआउट करूंगा? अगर आपको अपनी टीम में किसी को लेना तो आप क्या चेकआउट करोगे? कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी।
राइट, कम्युनिकेशन स्किल तो है ही, बट कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? इसका आंसर दो। To be able to explain ideas simply and confidently, sir. Right. The thing is this, it's not related to the language, it's related to present yourself. आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करते हो, आप अपनी बात को रख पाते हो नहीं रख पाते हो, सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैं हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, लेट्स सपोज हमारी सेल्स डाउन हो गई है, हमारे को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो अब इस प्रॉब्लम का हुआ बना के मैं सबके सामने गाना गाना शुरू कर दूं, नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब तो ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, अब तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। या फिर मेरे को कोई ऐसा बंदा मिले जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ में खड़ा हो, मुझे कैसे बंदे की रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे साथ खड़ा हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे हेल्प आउट करे। तो आई चेक इट आउट, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं है। आई ट्राई टू फाइंड आउट कि हाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ डायरेक्शन में सोचते हो या फिर प्रॉब्लम को हुआ बनाने की डायरेक्शन में सोचते हो आप। थर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड पे मेन 1 मिनट देना, होल्ड करना चाहिए। थर्ड वन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज मतलब आई नीड टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली आपका एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंट वाला है या फिर लर्निंग एटीट्यूड है। अगर आप ये चीजें उसको बताओगे ना, कोई भी अगर इंक्वायरी लेने आया है, कुछ और करने आया है, तो एग्जैक्टली उसको ये बताओगे। टेक्निकल टूल्स तो देखो सीधी सी बात है, आप धक्के खा के सीखोगे, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। मतलब जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपने ज्वाइन कर लिया, अब अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता होगा यार, 4 चीजें नहीं भी पता होंगी ना, जट मार के सीखना तो पड़ेगा ही। चाहे उसको गूगल से सर्च मार के सीखोगे, चाहे आप चैट जीपीटी से पूछ के सीखोगे, चाहे सिनेरियो बेस्ड सीखोगे, चाहे जैसे मर्जी सीखो, वो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये टूल्स तो 30 to 40% काम करते हैं, उससे पहले के जो स्किल सेट है पहले उसमें इंप्रूव करना हमें बहुत जरूरी है। आज कुछ सर ने पूरे ट्रेनर्स की मीटिंग ली है कि एग्जैक्टली आप अगर 1 घंटे का सेशन ले रहे हो तो उसमें 45 मिनट पढ़ाओ और 15 मिनट मेन बेसिकली इन स्किल सेट के ऊपर काम करना सिखाओ। क्योंकि बिकॉज जब तक आप इन पे काम नहीं करोगे तब तक उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। जब मिलेगी नहीं तो फायदा क्या इसको ये सिखाने का भी। टेक्निकल तो वो वैसे भी सीख जाता है, मतलब करके इधर उधर से, जब उसको असाइनमेंट मिल जाती है, जब उसको प्रॉब्लम मिल जाती है तो उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो एग्जैक्टली वो उसी के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करके मतलब मेन बेसिकली उसको सीख जाता है। ये चीजें जो है ना वो एग्जैक्टली डिफरेंट एक्टिविटीज से आती है। तो जब आप ये चीजें अगर आप अपनी काउंसलिंग के अंदर, हाँ एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अभिरूप का या फिर कुशल सर का मैसेज आ जाएगा। व्हाट वी गोना डू इज सबका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रोज का 1 से 1.5 घंटे का सेशन कराएंगे, सो दैट कि उनका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होगा। विल ट्राई टू फिगर इट आउट, इसको हम ब्रॉडकास्ट करें वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक जगह से हमारे पास वो क्लासेस जो होंगी वो ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे, वो तीनों लोकेशन पे हमारे पास क्लासेस उसी तरीके से सेम टाइम पे सेम उस पर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज आप लोगों को हेल्प आउट करेगी आपकी सेल्स को कन्वर्ट कराने में।
Vineet, next slide. ये तो आप लोगों को सबको क्लैरिटी है कि एग्जैक्टली एज एन डेटा एनालिस्ट मेरे को क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है टेक्निकल टूल्स के लिए। तो टेक्निकल टूल में एक्सेल कर लोगे, सीक्वल कर लोगे, पावर बीआई कर लोगे, पाइथन कर लोगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो एक बेसिक लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट। अब विजुअलाइजेशन के कौन कौन से टूल हो सकते हैं संगीत? मेरे से पूछ रहे हैं क्या सर आप? सवनीत से। सवनीत मीटिंग में नहीं हो? सर कैन यू रिपीट आपकी आवाज? मैंने पूछा विजुअलाइजेशन के कौन कौन से टूल होते हैं जो आपको पता है? एग्जैक्ट आइडिया सर। पावर बीआई। ये आवाज ही नहीं आई पूरी। एक बार पहले अनम्यूट करो, 2 मिनट मतलब 1 सेकंड 10-15 सेकंड का 20 सेकंड का पॉज लो फिर बोलो। नेटवर्क का इशू है क्या? सर थोड़ा सा। इसमें वाईफाई कनेक्टेड नहीं है? वाईफाई तो अपना अच्छी स्पीड वाला है वहां का। वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो क्या आप? इट्स ओके। बाकी तो सबको पता ही है स्किल सेट मेन बेसिकली विजुअलाइजेशन के कौन कौन से टूल होते हैं। पावर बीआई। गूगल का कौन सा है विजुअलाइजेशन टूल? गूगल का भी एक विजुअलाइजेशन टूल आता है, वो कौन सा है उसका नाम पता है? वो इतने में तो चैट जीपीटी हो जाता है। SPSS है क्या? एसपीएसएस एनालिटिक्स के लिए यूज हुआ करता था, वो भी बहुत पहले रिसर्च के लिए। मैंने आंसर तो मैंने दे दिया, अभी तो इतने में तो चैट जीपीटी हो जाता है। अब तो आंसर दे दो भाई। इतना नेटवर्क का इश्यू नहीं हो सकता। सर गूगल लुकर स्टूडियो। हाँ जी। लुकर स्टूडियो गूगल का जो विजुअलाइजेशन टूल है वो लुकर स्टूडियो है। तो वो वाला टूल हम सिखाते क्यों नहीं और मार्केट में इतना यूज क्यों नहीं होता? यूज होता है जहां जहां पे गूगल की एप्लीकेशन यूज होती हैं। जैसे आप गूगल शीट्स को जब आप यूज करना ज्यादा स्टार्ट करते हो तो आपको लुकर स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी, वहीं वहीं के वहीं ड्राइव पे ही आप उसको मेन बेसिकली वो कर देते हो। और गूगल का भी आई थिंक ये पेड है, फ्री में अवेलेबल है ही नहीं। तो एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एक गूगल का भी अपना विजुअलाइजेशन टूल आता है, इवन amazon का भी अपना एक विजुअलाइजेशन टूल आता है। तो एग्जैक्टली अगर आप तो लोगों फिर को तो ये स्टूडेंट हमें कहेगा ना कि फिर अगर हम जब इसके बारे में बताएंगे कि तो ये भी आप कोर्स में इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को पता है, ये पहले ही आंसर देते हो आप ये चीज का, तो पावर बीआई क्यों कराते हो, टैबल्यू क्यों नहीं कराते हो? उसका तो दे देते हैं बट अब जैसे गूगल का या फिर अमेजोन का वो बताएंगे। बता तो रहा हूँ विजुअलाइजेशन के बहुत सारे टूल्स हैं, सिर्फ पावर बीआई और वो नहीं है।
टैब्ल्यू, इसके साथ साथ लुकर स्टूडियो भी है। नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो मेन अगर अपनी पिच भी रखनी है तो यही सेम रखनी है जो अभी हम बोल रहे हैं, बस उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि ऑल्टरनेट टूल्स टैब्ल्यू है, एसपीएसएस है, तो उसमें ये भी बता सकते हैं कि गूगल का भी है, amazon का भी है। पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गूगल का भी एक विजुअलाइजेशन टूल आता है, amazon का भी आता है, क्विक साइट करके नाम है उसका, वो भी एक विजुअलाइजेशन का टूल है। ऐसे ही क्लिक व्यू आता है, क्लिक सेंस आता है, बहुत सारे विजुअलाइजेशन के टूल है। बट हम प्रेफरेंस जो देते हैं वो पावर बीआई को देते हैं, क्योंकि बिकॉज एक तो ये चीपर इन कॉस्ट है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। एग्जैक्टली आप जहां पे भी जाओगे एक्सेल के साथ वो कंपैटिबल हो जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट का होने की वजह से इसके अंदर फीचर्स और वो सारी चीजें बहुत इजीली अडेप्टेबल है। पावर बीआई की मेन बेसिकली अगर आप एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो बाकी सारे टूल्स पे सबसे ज्यादा पावर बीआई के एडवांटेजेस है। नेक्स्ट स्लाइड। एक डेटा एनालिस्ट के लिए स्किल सेट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? एक डेटा एनालिस्ट के पास मतलब टू बी ए डेटा एनालिस्ट 3 मेन स्किल सेट होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली हम क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको डिवाइड करते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारा स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल थिंकिंग है, जो जिसकी बैकग्राउंड बीएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स आ रही है तो उनके पार्ट में उनकी क्वालिफिकेशन बेसिस पे उनका स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है, तो उनको बाकी की जैसे प्रोग्रामिंग की बात है या फिर बिजनेस डोमेन की नॉलेज है, उन दोनों पे वर्कआउट ज्यादा करना पड़ता है एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स। कोई भी बीटेक बैकग्राउंड से है, जैसे प्रोग्रामिंग से है या फिर कंप्यूटर साइंस से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, उससे है, तो एग्जैक्टली उसका क्या प्रोग्रामिंग थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, बट स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस डोमेन की नॉलेज तो उसको भी लेनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई अगर बिजनेस डोमेन से आ रहा है, जैसे बीबीए क्वालिफिकेशन से आ रहा है या एमबीए से आ रहा है, किसी भी बिजनेस रिलेटेड क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसमें मे भी शायद थोड़ा बहुत सर स्टैटिस्टिक्स आपकी वॉइस ना हल्की हल्की सी ब्रेक हो रही है बीच में। क्लियर है? अभी क्लियर है? जी सर क्लियर है। स्किल सेट में मेन बेसिकली हम वैसे भी इसको 3 डिफरेंट स्किल सेट के अंदर डिवाइड करते थे। लाइक वन इज स्टैटिस्टिक्स, सेकंड वन इज मैथमेटिक्स, सेकंड वन इज प्रोग्रामिंग एंड थर्ड वन इज द बिजनेस डोमेन नॉलेज। तो एग्जैक्टली क्या है कि मेनली 3 स्किल सेट रिक्वायर्ड है। जैसे जब कोई स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है तो उसको बाकी के दोनों की स्किल सेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर कोई प्रोग्रामिंग से आ रहा है तो उसको बिजनेस के डोमेन नॉलेज की चाहिए और स्टैटिस्टिक्स की अपनी नॉलेज पे काम करना है। या फिर अगर कोई बिजनेस डोमेन नॉलेज वाला बंदा आ रहा है, बिजनेस वाली साइड से आ रहा है, लाइक बीबीए से आ रहा है, एमबीए से आ रहा है, किसी और पर्टिकुलर साइड से आ रहा है, तो एग्जैक्टली उसको स्टैटिस्टिक्स पे भी काम करना होता है, प्रोग्रामिंग पे भी काम करना होता है। तो मेनली आज टू बी ए डेटा एनालिस्ट आपको 3 मेन स्किल सेट यही है जिन पे हमें काम करना है। तो स्टैट्स तो सभी को करनी ही करनी है। प्रोग्रामिंग में आप पाइथन करो, आर करो, सैस सीख लो, सैस की एक अपनी लैंग्वेज आती है उसको सीख लो, या फिर किसी भी और पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकता है आप उसको सीख सकते हो। जैसे आपने सॉफ्टवेयर का नाम लिया था एसपीएसएस का, ऐसे ही और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते थे जो मेन बेसिकली एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज होते थे। डोमेन नॉलेज तो वही है कि बिजनेस का डोमेन काम किस तरीके से कर रहा है, रिटेल सेक्टर किस तरीके से काम करता है, बैंकिंग किस तरीके से काम करता है, इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है, उस डोमेन की नॉलेज लेके उस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपीरियंस दिखा के बंदा इस फील्ड के अंदर इंटर करता है। तो हमें डोमेन नॉलेज की रिक्वायरमेंट तभी रहती है क्योंकि बिकॉज अगर मेरे को डोमेन की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत तो मैं एग्जैक्टली बिजनेस की प्रॉब्लम से अवेयर होऊंगा
और मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने मेन बेसिकली स्किल सेट को इम्प्रूव करके मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। से बेटर तो मैं यही खोल लेता भाई इसको। बीच में से एक स्लाइड गायब कर दी आपने। ये हो गया। अगर आप मेनली पैनलिंग के साथ आपको जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, एग्जैक्टली आपका ट्रेनिंग भी होगा, इंटर्नशिप भी होगा, साथ ही साथ आपके लाइव प्रोजेक्ट्स भी होंगे। तो स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो है ही है, वो तो चलेगा ही चलेगा। साइड बाय साइड आपका इंटर्नशिप भी साथ में करते हैं। एग्जैक्टली क्या कर रखे है, बेसिकली हम डोमेन नॉलेज देके उस डोमेन के ऊपर बिजनेस का प्रॉब्लम देके, प्रॉब्लम बिजनेस का डेटा देके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वी कैन इम्प्रूव आवर स्किल सेट। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको लाइव डेटा सेट्स मिलते हैं, रियल टाइम की बिजनेस की प्रॉब्लम के साथ आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का चांस मिलता है, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। मतलब क्या है, लर्न बाय डूइंग पे काम करेंगे हम, रादर देन सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे में ट्रेनिंग कवर अप करके देन उसके बाद प्रोजेक्ट पे ले जाए। बेटर है लर्न बाय डूइंग से काम करें उस पर। इंटर्नशिप में जब मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप में एग्जैक्टली मुझे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि मेरे पास अब अपने पास 3 ऑर्गेनाइजेशन आ गई है जिनका हम इंटर्नशिप दे सकते हैं। वन इज IBM, सेकंड वन इज कैपजेमिनी एंड थर्ड वन इज इन्फोसिस। इन्फोसिस का ऑलरेडी एडोबिस के नाम से हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी ट्रेनिंग्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। IBM का IBM, Infosys and इन्फोसिस, कैपजेमिनी एंड IBM। IBM का जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, उसमें हम प्रोजेक्ट उसका परचेज करके हम उसमें मेन बेसिकली इसमें IPBL करके या IPEL करके उसका वो है। तो उसमें क्या है कि उसका मेन बेसिकली डोमेन वाइज हम उसका प्रोजेक्ट परचेज करके हम उसका इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। उसमें लाइव प्रोजेक्ट मतलब IBM का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, IBM का ही सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसकी कॉस्ट एक मिनिमम कॉस्ट है आई थिंक 2100 के आसपास का, और उस हिसाब से उसका एनरोलमेंट दे के हम उसको उसको पे करके हम उसकी इंटर्नशिप ले सकते हैं। तो ये चीज हमारे जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं उनको अभी हम पिच कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको IBM का सर्टिफिकेट चाहिए तो IBM का उसका पेमेंट करके प्रोजेक्ट का मेन बेसिकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करके आप उसका सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हो। इन्फोसिस का करना तो इन्फोसिस का 2100 में, राइट? राइट 2100 में देना नहीं है, 20 आई थिंक हाँ 2100 में दे सकते हो, 2500 में दे दो, वो ज्यादा बेटर है। आप उसको मिनिमम कॉस्ट 2500 बता डन। के जिसको जो 21 दे सकता है वो 2500 भी दे सकता है, तो ठीक है 2500 में ही कर लेंगे। इसका ऑलरेडी वो बना चुका हूँ 2100 के हिसाब से, वो ऑलरेडी स्कैम वो चल रहा है, एनरोलमेंट चल रहा है, तो आई शेयर विद यू। उसमें क्या होगा कि पूरा एक फॉर्म फिलअप करके उसका पेमेंट पेज पे लेके जाएगा, वो 2100 ही मांगेगा, वो 2100 पे करके वो उसको कर सकता है। और इन्फोसिस का ऑलरेडी चल रहा है, इसके अंदर हमने बेसिक लेवल पे एक डेटा एनालिटिक्स का और एक डिजिटल मार्केटिंग का 2 प्रोजेक्ट्स इसके स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम इन्फोसिस का मेन एडोबिस का जो सर्टिफिकेट आएगा वो उसकी तरफ से आएगा। ऐसे ही हमारे पास थर्ड प्रोजेक्ट आने वाला है, बस वो मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक कैप जेमिनी का आ जाएगा, जिसमें हम कैप जेमिनी की इंटर्नशिप सभी को प्रोवाइड करेंगे। सर इन्फोसिस वाले में डेटा एनालिटिक्स वगैरह तो नहीं है ना? तो डेटा एंट्री का करवा रहे हैं ना? अभी हम वो करा रहे हैं, वो डेटा एंट्री का और डेटा मतलब बेसिक लेवल एंट्री का,
क्योंकि बिकॉज उसमें हमें जो है एडवांस लेवल का लेने के लिए उसके वो था, बट हम उनको अगर हम इसी में इन्फोसिस में डेटा एनालिटिक्स में मतलब एक्सेल में अगर हम ट्रेनिंग करा के उसको बाकी का पिच करके आप उसको डेटा एनालिटिक्स में एडमिशन ले लेते हो तो वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। प्रोफाइल बिल्डिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन में वही सेम है। एटीएस फ्रेंडली सीवी बनेगा, नौकरी का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होगा, कैगल एंड प्रोफेशनल्स प्रोफाइल क्रिएशन होगा और मॉक इंटरव्यूज होगा। मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ मुझे इसमें लाइव कॉल्स भी ऐड करना है। लाइव कॉल्स का मतलब है कि एग्जैक्टली हमारे जितने भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करके एक इंटरव्यू कॉल अरेंज कराते हैं जिसमें बेसिकली स्टूडेंट को ये फेस करने को मिलता है कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है और मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। उससे बेनिफिट स्टूडेंट को ये हो जाता है कि उसका एक प्रोफाइल क्रिएशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है, प्रेपरेशन उसकी बेटर हो जाती है। तो इसके अंदर मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ लाइव कॉल्स ऐड करना है इसमें। नेक्स्ट प्रोफाइल, नेक्स्ट स्लाइड। मनी चाय का कप ले ले भाई, थोड़ा सा जल्दी करेगा फिर इसको। प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में एग्जैक्टली वही है, पहले ना आपके इंटरव्यू अरेंज करेगा, स्टूडेंट को इंटरव्यू क्रैक करना है, बट एक चीज की कमिटमेंट मुझे स्टूडेंट से चाहिए, दैट इज सीरियसनेस एंड कमिटमेंट जो नीचे है। एग्जैक्टली स्क्रीन पे मेरे सामने विजिबल ही नहीं हो रहा है। सक्सेस नीड्स एफर्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। हमारी तरफ से तो यही होगा कि एग्जैक्टली हम उसका स्किल सेट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ से ये होगा कि एग्जैक्टली वो उस एफर्ट को, उसको सारी चीजों को डाइजेस्ट कर सके। उसकी तरफ से एफर्ट मुझे ज्यादा चाहिए कंपैरेटिवली टू अस। तो इंटरव्यू लाइन अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्रैक करने की उनकी। करियर ट्रैक्स में अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस विद एआई और डेटा साइंस ऑन क्लाउड, ये 4 डिफरेंट ट्रैक बनते हैं जिसमें हम सबसे पहले एक डेटा एनालिटिक्स को हम दे रहे हैं जिसमें एक्सेल होगा, सीक्वल होगा, पावर बीआई होगा, पाइथन होगा। पाइथन में नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न वो तो है ही है। डेटा एनालिटिक्स यहीं पे फिनिश हो जाता है। डेटा साइंस में हमारा मशीन लर्निंग ऐड हो जाता है। अगर मशीन लर्निंग को यहाँ पे इलाबोरेट करने बैठूं तो 3 डिफरेंट टाइप की मशीन लर्निंग होती है। वो एग्जैक्टली वो स्पेस नहीं था तो इस वजह से इसके अंदर ऐड ऑन नहीं किया। फिर देन उसके बाद आ जाता है डेटा साइंस विद एआई। डेटा साइंस विद एआई में डीप लर्निंग और जेन एआई, ये दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और जब मैं क्लाउड की बात करूंगा तो बीच में एक AWS क्लाउड इसके अंदर और ऐड ऑन हो जाता है। तो आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता है। अगर आप किसी भी डेटा एनालिस्ट की बात करो या डेटा साइंटिस्ट की बात करो, अगर वो क्लाउड पे काम कर रहा है तो उसकी थोड़ी सी प्रोफाइल जो होगी बाकी सारों मतलब भीड़ से थोड़ा सा अलग होके चल सकता है। तो ये 4 डिफरेंट प्रोग्राम बनते हैं। यू कैन पिच देम, चारों बता दो, चारों का डिफरेंस बता दो, चारों के अंदर क्या क्या चीजें डिफरेंट है, एग्जैक्टली उसके ऊपर छोड़ दो कि वो क्या चूज कर रहा है। हाँ, वो आप अपनी तरफ से फोकस ले सकते हो किसी एक को, जैसे वो नहीं दिखाते थे स्पेशलाइजेशन, मतलब मेन बेसिकली रिकमेंडेड। तो रिकमेंडेड में आप डेटा साइंस विद एआई को रिकमेंडेड बना दो ना। ना ही हम सबसे महंगे वाले को, ना ही सबसे सस्ते वाले को, हम बीच वाले को किसी को रिकमेंडेड बना के चलेंगे सो दैट कि वही बिकना स्टार्ट हो जाए। सवनीत, इसमें कोई डाउट? नो सर। ये चारों का फीस स्ट्रक्चर है। डेटा एनालिटिक्स 30,000 प्लस टैक्स, डेटा साइंस इज 40,000 प्लस टैक्स, डेटा साइंस विद एआई इज 50,000 प्लस टैक्स और डेटा साइंस ऑन क्लाउड इज 70,000 प्लस टैक्स। यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड ऑन करनी थी मुझे। यहाँ पे एक QR कोड देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वहीं के वहीं बैठ लो, उससे पूछ लो कब तक का आप, मतलब 1-2 स्लाइड इसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगा कि एग्जैक्टली पहले उससे ये पूछ लें कि डिसीजन मेकिंग टाइम कितना है, आप कितने टाइम के अंदर आप उसका डिसीजन ले लोगे। एक्चुअल में उससे कमिटमेंट लेनी है कौन सी डेट तक एनी हाउ वो कन्वर्ट हो जाएगा।
और कैन वी प्रोसीड में मैं आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दे दूंगा यहीं पे, अपने ही सामने बैठ के उसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करा लो, उसकी सारी डिटेल जो जो इन्फॉर्मेशन है वहीं के वहीं फिलअप करा दो। पेमेंट करने के लिए वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा रिजर्व पे का, वहीं से जाके वो मेन बेसिकली फर्स्ट बेसिक जैसे 2000 है या 5000 का जो भी आपने पेमेंट कराना है रजिस्ट्रेशन का, एटलीस्ट हम उसका वो पेमेंट करा के उससे कमिटमेंट ले लें। यहाँ पे आके मेरा स्लाइड मतलब मेन बेसिकली एक वीसी खत्म हो जाता है। विल ट्राई टू डू दिस, वीसी के वीसी पे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आप लोग बताओ इस पूरी स्लाइड्स के अंदर कुछ और कोई और स्लाइड की रिक्वायरमेंट है जो आप लोग डिस्कस करते हो और जो हमने इंक्लूड नहीं किया हो? So can we have a slide in which we ask for feedback from them? What are the challenges you are facing in your career? That will help us. Just a slide in which we are reminded to do this. Sometimes we can make it a one-sided monologue. You know, हम ही बोलते रहे, उसको बात करनी होगी. So we'll have to invite them to talk to us about their challenges. वो क्यों मतलब अपने करियर में वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं. वो तो इनिशियल स्लाइड में भी डिस्कस हुआ था। हाँ, बीच में 2-3 ऐसी स्लाइड्स ले लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करें, उसको बोलने का चांस दें, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, विल ट्राई टू डू दिस। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ऐड ऑन कर लेते हैं जिसमें वो सामने वाला भी बोलेगा, इंटरैक्ट करेगा, सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे। हाँ जी, कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन जो यस नो में आंसर ना हो. विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस। और कुछ? सर एक बार रजिस्ट्रेशन कोड भेज दोगे क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड, क्यूआर कोड? देता हूँ मनीष, इसमें ना कॉन्टैक्ट्स में मैंने बनाया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका क्यूआर कोड एक बार वैसे मैंने कल डाला नहीं, आई थिंक कल एक बार टीम वाले ग्रुप में चेक करो, कल डाला है क्या कोई क्यूआर कोड? टीम वाले ग्रुप में तो नहीं है। इसका ना क्यूआर कोड इसके साथ शेयर कर देना ग्रुप में। कर रहा हूँ सर। ओके आई थिंक जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, और वो सबको मिल गया है। अपने पास 3 इंटर्नशिप चल रही हैं, एक आईबीएम की चल रही है, कैपजेमिनी की स्टार्ट होने वाली है, और सेकंड थर्ड वन इज इन्फोसिस की। इन्फोसिस में एडोब्रिज है, एडोब्रिज में मेन बेसिकली हम कुछ भी करा सकते हैं। एग्जैक्टली वो दिल्ली वाली लोकेशन पर भी इसलिए नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि बिकॉज अपने पास सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उसके लिए चाहिए मिनिमम 150 स्टूडेंट की सिटिंग कैपेसिटी। विल ट्राई टू फिगर इट आउट, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक ऐसी लोकेशन फाइनलाइज करेंगे जहां पे हम 50 स्टूडेंट बिठा सकेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ये मिल जाएगा, जो ये 50 स्टूडेंट आपके पास आके रोज 1-1.5 घंटा क्लास ले रहे हैं, वो 1-1.5 घंटे के अंदर आपको ये चांस मिलेगा कि एग्जैक्टली आप उनमें से 5 स्टूडेंट कन्वर्ट कर सकते हो या 10 स्टूडेंट कन्वर्ट कर सकते हो अपने पेड कोर्सेज के लिए। Yes. जो हमारा सुबह मतलब जो 1 घंटे का रोज का हमें सेशन मिल रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, हम 1 घंटा अपना टाइम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम वही तो मांगते हैं लोगों से, 1 घंटा दे दो बस अपना। अब हम 50 स्टूडेंट अगर मेरे सामने आके बैठ देंगे या 40 स्टूडेंट रोज आके मेरे सामने बैठ देंगे, क्या मैं उसमें से 10 कन्वर्ट नहीं कर सकता? कर सकते हैं बिल्कुल। दिस वाज द मेनली आइडिया बिहाइंड दिस कि एग्जैक्टली जब आपके पास 50 स्टूडेंट सामने आके बैठ जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जब हम ऑलरेडी 20-22 दिन की 25 दिन की ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, तो पूरा एक्सेल सिखा दो ना प्रोजेक्ट के साथ, बाकी सारी चीजों का जांच कर लो।
इवन आप इसमें इस वाले उसके अंदर जैसे हम CSR के जो भी प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स में जो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम डायरेक्टली पिच करेंगे कि आप कॉलेजेस से स्टूडेंट आए हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर सोर्स से आए हो, तो वी कैन ऑफर यू द डिस्काउंट ऑफ 50%। तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि बिकॉज इस फ्री वाली ट्रेनिंग में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो या तो गवर्नमेंट कॉलेज से आएंगे या गवर्नमेंट उससे इंस्टीट्यूशन से आएंगे या ITI से आएंगे, जो जिनकी कैपेसिटी बहुत कम है पे करने की। हाँ, बट ये है कि उसमें से हमें पिच करना थोड़ा सा इजी है, हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, ऑटोमेटिकली वी कैन इजीली कन्विंस द। कोई और क्वेश्चन? आज आपका ये डैशबोर्ड में प्रिपेयर करा दूंगा, जिसमें मैं बेसिकली क्योंकि बिकॉज उसके अंदर जो जो पॉइंट्स है ना, जैसे ही आपने इस काउंसलिंग मतलब आपको ये क्लैरिटी है ना, जब भी आपने किसी को कॉल किया तो उसकी काउंसलिंग स्टेज हर बार अपडेट होगी। नो, क्योंकि जब तक आप काउंसलिंग स्टेज को अपडेट नहीं करोगे या उसको वो नोट्स उसके अंदर सेव नहीं करोगे, तब तक आपकी एक्टिविटी रिकॉर्डेड नहीं मानी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके डैशबोर्ड में दिखाएगा ही नहीं कि आपने उसको कॉल किया था या आपने उससे बात करी थी, आपके परफॉर्मेंस के अंदर इंक्लूड ही नहीं करेगा उसको। जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आपने 50 कॉल करी है, उसमें 20 भी अगर रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो ऑटोमेटिकली इट शोज दिस थिंग कि एग्जैक्टली हमने सिर्फ 30 कॉल्स करी है। तो मेक श्योर दिस थिंग कि एग्जैक्टली आपको काउंसलिंग स्टेज हर एक कॉल के बाद अपडेट करना है, एक नोट प्रॉपरली उसके अंदर ऐड ऑन करना है, सो दैट कि इट कैन बी रिकॉर्डेड, और अगर कॉल शेड्यूल्ड है तो कॉल को कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करोगे तो इट कैन बी रिकॉर्डेड कि एग्जैक्टली यू हैव डन दिस पर्टिकुलर कॉल। Is this okay with everyone? sir. Yes, sir. जी डन है, तो फिर आज के लिए इतना प्रवचन बहुत था। We'll move forward for tomorrow. आपकी कॉल शेड्यूल हो जाएंगी कल सुबह, मतलब आपको एग्जैक्टली वो मिल जाएंगी, जो जो कॉल्स आपको कल करनी है, शाम तक उसकी रिपोर्ट बन के आपके सामने आ जाएगी। Okay, sir. ओके जी, और कल के 2 डेमो, Yes, sir. एनी हाउ 2 डेमो चाहिए, नहीं तो सवनीत 2 बार बैठेगी हर बार मीटिंग में। लेट्स मूव, कल बात करते हैं, फिर कल सुबह आपको पूरा कॉल्स वगैरह शेड्यूल करके दे देता हूँ, जो ऑटोमेशन हो सकती है वो कर देते हैं। Okay. ओके, लेट्स Thank वाइंड you, अप फॉर द डे। Yes. ओके जी, बाय बाय।